तो अखिलेश जी ने नारा दिया है कि पीडीए, पिछड़ा और दलित और अल्पसंख्यक, अगर तीनों मिलते हैं तो लगता है कि बीजेपी अगर 24 में दिल्ली नहीं पहुंच पाएगा। देखिए, अगर अखिलेश जी ये नारा देते हैं और उस नारे पे और उस मोमेंट को लेके चलेंगे तो 100% बीजेपी नहीं आएगी। 85 और 15 की बात कर रही हैं आप? बिल्कुल कर रहे हैं, लकीर खींच कर राजनीति बिल्कुल कर रहे हैं। हम तो पंडितों के घर नहीं जाते, हमारे घर नहीं आता है, हम तो राजनीति करते हैं। एक पंडित कहते हैं कि मेरे यहाँ आई थी, मेरे यहाँ वोट मांगी थी, मैं तो खुला चैलेंज करती हूँ मंचों पे। हम 85 हैं तो हमारा पूरा देश है। मोदी जी अपनी पत्नी नहीं संभाल पाए तो घर की स्थिति कैसे बताइए। बेरोजगारी खत्म हुई है, मतलब और स्मृति ईरानी लोगों के पास रोजगार आ गया है। हाँ बिल्कुल आ गया, इस समय सबके पास रोजगार है। किसी को पकौड़ा तलने को बोल देते हैं, किसी को कहते हैं चलो नरेगा में काम कर लेते हैं। तो ये कह रहे हैं मायावती जी को बना लीजिए। वो तो दल बदलू हैं, उनकी बात का क्या करोगे। वो तो आज यहाँ बोलेंगे, कल कहो मोदी जी के साथ। बीजेपी के पास भी तो बहुत सारे ओबीसी नेता हैं बड़े बड़े, आपके स्वतंत्र देव सिंह है, अनुप्रिया पटेल है, केशव प्रसाद मौर्य है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ओबीसी हैं। वो तो सब बाबा जो उनके देवता बैठे हैं ना, वो दे दिया। स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके बैठी थी, आज तक का तो सिलेंडर कितने में बिक रहा है। चूड़ी किसको देना, बच्चों को रोजगार देना, सड़कें बनवाना, ये तो गुलाम बनाने की रणनीति बनाई है उन्होंने। वो तो वही एक कहावत है जो बहुत पहले कही जाती थी कि मुर्गी के पंख निकाल दो और उसको दाना डालते डालते पैर तक ले आइएगा, और उसके बाद जो है जब पैर तक पहुंचेगा तो आपके ऊपर सर रखी है। महिलाओं का वोट बहुत ज्यादा मिला है। मेरे साथ महिला मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। कहते हैं कि बीजेपी के पास महिलाओं का वोट बैंक बहुत ज्यादा है, महिलाएं बहुत खुश हैं। आप घर संभालती होंगी, कहते हैं कि घर की जो अर्थव्यवस्था है महिलाएं संभालती हैं, बेहतर तरीके से संभालती हैं। किचन में क्या बजट है, कैसे है, गैस सिलेंडर, राशन पानी, सब कुछ। पहले नाम बताइए, उसके बाद बताइए कि घर की अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है। मेरा नाम मंजूबेन पाल है, और मैं पहली बात तो मैं घर संभालती ही नहीं हूँ, मोदी जी के तरह देश संभालने के लिए निकली हूँ। अच्छा, चलिए। हाँ, और रही जो घर संभालने की बात, तो मोदी जी अपनी पत्नी नहीं संभाल पाए तो घर की स्थिति कैसे बताएंगे। तो वो घर की स्थिति और महिलाओं की स्थिति ना बता के अपनी पहले अपनी पत्नी की स्थिति बता समझ ले तो शायद देश इससे और अच्छा खुशहाल हो जाएगा। और देश की जो स्थिति है, बर्बाद कर रहे हैं देश को, वो देश थोड़ा सा खुश हो जाएगा। 18 घंटे काम करते हैं वो, आपने देखा है? किसी ने देखा है? 18 घंटा देखा है उन्हें किसी का? माइक पे तो हम भी कह देंगे 24 घंटे करते हैं, हम तो सोते ही नहीं, हम तो सोते ही नहीं है, हम भी तो कह रहे हैं। आपने देखा है क्या उनको कभी? कहते हैं इस देश को अगर कोई पहला प्रधानमंत्री ऐसा आया जो बचा सकता है, विश्वगुरु बना सकता है, तो वो मोदी ऐसा कोई आज तक आया ही नहीं है। उनसे बड़ा गुलाम कोई नहीं बना रहा है देश को। ये तो कहने की बात है, वो तो हम भी कहते हैं हम बहुत अच्छा घर चला रहे हैं, बहुत अच्छा देश चला रहे हैं। कोई व्यक्ति आके कह सकता है 5 किलो राशन देना, बच्चों को रोजगार देना, सड़कें बनवाना, ये तो गुलाम बनाने की रणनीति बनाई है उन्होंने। वो तो वही एक कहावत है जो बहुत पहले कही जाती थी कि मुर्गी के पंख निकाल दो और उसको दाना डालते डालते पैर तक ले आइएगा, और उसके बाद जो है जब पैर तक पहुंचेगा तो आपके ऊपर सर रख ही देगा पैर पे। तो वो वाली गुलामी लेके आ रहे हैं ना। अच्छा, क्यों कहते हैं कि बीजेपी के पास महिलाओं का बहुत ज्यादा वोट है, महिलाएं ज्यादा खुश हैं? ये बड़ा चलता है, और 2022 के चुनाव में हमने देखा कि बीजेपी को भर-भर के महिलाओं का वोट मिला है। ये किसने देखा? वो तो ईवीएम बाबा जो उनके देवता बैठे हैं ना, वो दे दिया। स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके बैठी थी, आज तक का तो सिलेंडर कितने में बिक रहा है। चूड़ी किसको भेज रही थी? किसको भेज रही थी? अब आज वो चूड़ी भी कहाँ गायब है? खाली स्मृति ईरानी का वोट मिला होगा, बाकी महिलाओं का वोट नहीं मिला है। ये ईवीएम देवता ने दे दिया उनको। मतलब ईवीएम पे अभी भी सवाल है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। सारे विपक्ष को इकट्ठा होकर सिर्फ ईवीएम का सवाल उठाना चाहिए। कर्नाटक कांग्रेस जीत जाती है तो कोई सवाल नहीं उठता है फिर ईवीएम? नहीं उठता है भाई। अगर हम 70% वोट ले रहे हैं समाज का, तो फिर वो अगर 50% रखते हैं तब भी तो हम 20% ज्यादा हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर हमारे विधानसभा में, अगर कादीपुर विधानसभा में 50,000 वोट है तो वो 70,000 डाल देते हैं, 20,000 दूसरा ले जाता है, 25,000 ले जाता है, बाकी का वोट जो बचता है उसी से जीत लेते हैं। कौन से कितने वोटों से जीता है उन्होंने? अगर 24 का चुनाव मान लीजिए बीजेपी जीत जाती है 24 में, ईवीएम से करवाएगी तो फिर से जीत लेगी। तो ईवीएम आखिर कब तक आप लोग रोएंगे? कुछ हम रो नहीं रहे हैं, हम विपक्ष से ये सवाल कर रहे हैं कि सारे विपक्ष को इकट्ठा होकर ईवीएम पे सवाल उठाना चाहिए। विपक्ष तो पटना में बैठक कर रहा है, वो मोदी को हराने की, बीजेपी को हराने की प्लानिंग कर रहा है, तो क्या उस प्लानिंग में ईवीएम भी शामिल है कि नहीं है? देखिए, उसमें ईवीएम है, लेकिन उनके जो, जैसे हमने कहा ना, हमारे समाज के कुछ ही लोग ऐसे हैं जो उनकी दलाली कर रहे हैं, वो बीच में बैठे हैं ना। ममता बनर्जी क्या करेंगी? वो दलाली करने के लिए जाएंगी। उन्हीं के बिरादरी के केजरीवाल हैं, वो भी उसी में घुसे बैठे हैं। तो कैसे आवाज उठाओगे भाई? आवाज तो तब उठती है जब ओबीसी को लाके खड़ा करो ना।
अगर ओबीसी एक ऐसी कौम है, ओबीसी, इसको चाहे जाति मान लो, चाहे इसको कुछ वर्ग मान लो, जो मान लो, इसे एक जाति ही मैं मान लेती हूँ। ओबीसी जात को अगर इकट्ठा कर दिया जाए, ना किसी बनिया को रखा जाए, ना किसी पंडित को रखा जाए, ना किसी ठाकुर को रखा जाए। मतलब 85 और 15 की बात कर रही हैं आप? बिल्कुल कर रहे हैं, लकीर खींच के राजनीति बिल्कुल कर रहे हैं। हम तो पंडितों के घर नहीं जाते, हमारे घर नहीं आता है, हम तो राजनीति करते हैं। एक पंडित कहता है कि मेरे यहाँ आई थी, मेरे यहाँ वोट मांगी थी, मैं तो खुला चैलेंज करती हूँ मंचों पे। चुनाव कैसे जीतेंगे फिर? है? उनसे थोड़ी 15% वोट उन बताते हैं टोटल, वो क्या 15% इसी सुल्तानपुर के अंदर थोड़ी भरा है? वो तो पूरे देश का होगा ना 15%। हम 85 हैं तो हमारा पूरा देश है। मतलब अच्छा, बीजेपी के पास भी तो बहुत सारे ओबीसी नेता हैं बड़े बड़े, तो दलाल आपके हैं। स्वतंत्र देव सिंह है, अनुप्रिया पटेल है, केशव प्रसाद मौर्य है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ओबीसी हैं। वो तो सब दलाल है भैया, चमचा है। मोदी जी ओबीसी है, मोदी जी। किसने कहा ओबीसी है? मैं गुजरात रही हूँ और मेरा जन्मभूमि गुजरात है, समझ लो। मेरी जन्मभूमि यहाँ है, मेरे माँ बाप यही के पैदा हैं, लेकिन मेरा सब कुछ गुजरात में है। हम मोदी से अच्छी गुजराती बोल लेते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म तो मिले, फिर बताते हैं कैसे बराबरी होती है। मोदी को गुजरात में कुछ बताइए थोड़ा। क्या बताएं मोदी जी, पूछिए आप, बताते कैसे प्रधानमंत्री हैं, कितना काम धाम अच्छा लगा, गुजरात में क्या किया? चलिए हम दिखाते हैं कितना अच्छा काम किया है। आज भी जो है 20 दिन के लिए गुजरात की सारी फैक्ट्रियां बंद है, सारे व्यापारी बेचारे रो रहे हैं। 20 दिन हो गए, पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। मोदी जी ने यूपी से इतना प्यार करते हैं और इधर से इतना प्यार करते हैं कि गुजरात छोड़ करके बनारस से चुनाव लड़ते हैं। वो यूपी से इतना प्यार करते हैं, इसीलिए तो जो यूपी बिहार के लोग गए थे वहाँ घर बना के रहने लगे, उन्हीं की वजह से तो 20-20 दिन के कंपनियां बंद कर दें, खाने के लिए मरने लगे तो भाग जाएं यूपी। यहाँ आए और उनका किराया दें, मजदूरी करें और यहाँ जो कमाए वो यहीं दे के चले जाएं, गुजरात सरकार को दे के चले जाएं, बाकी यूपी बिहार अपने घर ना ले जाएं। अच्छा, स्मृति ईरानी का आपने नाम ले लिया, याद आ गया मुझे, जब यूपीए की सरकार हुआ करती थी, सिलेंडर महंगा होता था, प्याज महंगा होता था, तो वो सड़कों पर आती थी, दिखती थी, विपक्ष का काम करती थी, आवाज़ उठाती थी, सरकारों से सवाल पूछती थी, मनमोहन सिंह को चूड़ियाँ बेचती थी। क्या लगता है कि अब उनकी नज़र में महंगाई वगैरह नहीं है क्या? नहीं, उनकी नज़र में अब कुछ भी नहीं है। इसका अब मोदी जी बड़े हो गए ना, तो वो बड़ी हो गई और इस देश की बेरोजगारी भी खत्म हो गई मोदी जी के साथ, और कुछ किसी के साथ नहीं, सिर्फ मोदी जी की बेरोजगारी खत्म हुई है। मतलब और स्मृति ईरानी इसीलिए आ गई थी। लोगों के पास रोजगार आ गया है। हाँ बिल्कुल आ गया, इस समय सबके पास रोजगार है। किसी को पकौड़ा तलने को बोल देते हैं, किसी को कहते हैं चलो नरेगा में काम कर लेते हैं, तो ये सब रोजगार ही तो है। अच्छा, 2024 के चुनाव को कैसे देखती है? जातिगत जनगणना बड़ा मुद्दा है, और अगर यूपी की बात करें तो अखिलेश जी ने नारा दिया है कि पीडीए, पिछड़ा और दलित और अल्पसंख्यक, अगर तीनों मिलते हैं तो लगता है कि बीजेपी अगर 24 में दिल्ली नहीं पहुंच पाएगा। देखिए, अगर अखिलेश जी ये नारा देते हैं और उस नारे पे और उस मोमेंट को लेके चलेंगे तो 100% बीजेपी नहीं आएगी। अगर इस मोमेंट को छेड़खानी करेंगे अखिलेश, तो फिर से जिस तरह से विधानसभा में बर्बाद हो गए उसी तरह लोकसभा में बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा, गठबंधन दो तरह से होता है, एक नेताओं के बीच में होता है, कार्यकर्ताओं के बीच जमीनी स्तर पर होता है। तो लगता है कि वो नेता कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचेंगे और कार्यकर्ता आपस में सहमत हो पाएंगे कि हाँ हम साथ आ रहे हैं, चाहे कांग्रेस, समाजवादी या तमाम जो दल हैं। देखो, सभी दलों को एक सोच पे आना होगा। जैसे आपने कहा कि दोनों के बीच में जो गैप होता है उस गैप को भरेंगे तो 24 में रिजल्ट आएगा, नहीं तो जो बीजेपी चाहती है वो 100% करने में कामयाब होगी। आखिरी सवाल, आपके नज़र में सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री के चेहरे कौन हो सकते हैं? अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, स्टालिन, कौन कौन? अभी तो हमें इसमें कोई नहीं दिख रहा है, क्योंकि उस रेस में कोई दौड़ ही नहीं रहा, तो किसका नाम ले लूं मैं? कोई तो बनेगा ना, आखिर विपक्ष सत्ता में आएगी तो। वो तो समय बताएगा कौन बनेगा। अभी उस रेस में कोई नहीं दिख रहा, तो क्या हम पहले कैसे बता दें? ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं मायावती जी को मना लीजिए। वो तो दल बदलू हैं, उनकी बात का क्या करोगे? वो तो आज यहाँ बोलेंगे, कल कहो मोदी जी के साथ खड़े होके बोलेंगे। कह रहे हैं मायावती जी को मना लीजिए, मायावती जी बढ़िया हैं। तो मायावती तो वो कह रहे हैं ना, उनका खुद का भरोसा नहीं तो वो मायावती की बात कैसे कर सकते हैं? वो कह रहे हैं तो उनकी बात समाज सुन थोड़ी रहा है। चलिए, इनसे बातचीत हुई और ये सुल्तानपुर लोकसभा है, यहाँ से मेनका गांधी सांसद हैं और यहाँ के लोगों से जाना हमने क्या माहौल है। आपको हर लोकसभा जाकर के वहाँ का माहौल दिखाएंगे, क्योंकि 24 का चुनाव बहुत अहम है। 24 के चुनाव से बहुत सारी चीज़ें तय होंगी, जिस तरह से तमाम जो आरक्षण हो, संविधान की लड़ाई हो, संविधान की बातें चल रही हो, तमाम जो चीज़ें हैं उसको लेकर के जो सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि जो गठबंधन पटना में 15 दलीय बैठक, वहाँ पर बैठ के जो बातचीत हुई है, अगली जो बैठक 12 जुलाई को शिमला में होगी, कांग्रेस उसकी अध्यक्षता करेगी मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में। अब देखना यह है कि जो गठबंधन नेताओं के बीच में होता है
वो गठबंधन क्या जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच में होता है नहीं होता है, ये अहम सवाल है। क्योंकि हमने 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन देखा था, जहां पर सपा को 5 सीटें मिली थी, बसपा को 10 मिली थी, जहां पर कहीं ना कहीं बसपा के वोटर्स ने सपा को वोट नहीं दिया था। ये हमने जब बातचीत की पता लगा था। मिलते हैं अगली वीडियो में, आपसे मुलाकात होगी। लेकिन आप भी बताइए कि जो पीडीए का फॉर्मूला है कितना अहम है, और क्या एनडीए को पीडीए हराएगा, और क्या बीजेपी का रथ 24 में दिल्ली पहुंचने में मुश्किल होगी। हालांकि बीजेपी भी तैयारी कर रही है, बीजेपी भी अपनी जो जातिगत गोटी है उसको सेट कर रही है। आप क्या अपनी राय रखते हैं? राय अपनी कमेंट में देना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, फिलहाल के लिए नमस्कार।